हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 कवर करूंगा। चूँकि पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। सेंटेंस दिया हुआ है, आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच। आई गेस्ड यू, फिर यहाँ पे हमें फिल करना है इसमें। आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट नहीं लाया। सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच, चूँकि आपने मुझे लंच पे इन्वाइट किया था। आई गेस, मुझे लगा। माइट हैव, यू माइट हैव हैड सम मनी ऑन यू, आपके पास कुछ पैसे होंगे। मुझे ऐसा लगा कि आपके पास कुछ पैसे होंगे। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल एक वर्ड है। सो इनकॉरिजिबल का मीनिंग होता है जिसे सुधारा ना जा सके। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग बैड हैबिट्स। ये बैड है, हैड नहीं है, ये बैड है। हैविंग बैड हैबिट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंजेस नहीं, चेंज्ड होगा। और इम्प्रूव्ड, ये भी गलत लिखा हुआ, और होना चाहिए यहाँ पे, और इम्प्रूव्ड मीन्स हैविंग बैड हैबिट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, मतलब गंदी आदतें होना, बुरी आदतें होना जिसे बदला या सुधारा ना जा सके। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 3. Choose the word phrase that gives the best meaning of the word underlined in this sentence. Underline word की meaning हमें बतानी है। So your findings are original, आपकी जो निष्कर्ष हैं वो ओरिजिनल हैं। But you have not familiarized, but you haven't familiarized yourself with nomenclature of the specimen. आपने, आपकी फाइंडिंग्स ओरिजिनल हैं लेकिन आप परिचित नहीं किए हैं अपने आप को विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पेसिमेन, नमूनों के नॉमेनक्लेचर से। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होगा? तो उसका राइट मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर 4, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, नाम रखने का जो, नाम रखने की जो पद्धति है, जो व्यवस्था है, उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो वही यहाँ सेंटेंस में कहा जा रहा है आपके जो निष्कर्ष हैं वो ओरिजिनल हैं, बट आपने अपने आप को फैमिलराइज नहीं किया है, परिचित नहीं किया है नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पेसिमेन, नमूनों के नॉमेनक्लेचर के साथ, यानी सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज को इम्प्रूव करना है। इसमें भी सेंटेंस दे रखा है, अप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट शुड बी फिल्ड बाई नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स जम्बल्ड लिखे हैं, आगे पीछे लिखे हैं, इन्हें करेक्ट करना है। तो सही ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट। अब इसका जो मीनिंग बनेगा वो ऐसे हो जाएगा, सेंटेंस ऐसे होगा, एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट शुड बी फिल्ड बाई नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो ये हो जाएगा, इस पद के लिए नवीनतम आवेदन अगले शनिवार तक भरे जाने चाहिए। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ये हमें फिलअप करना है। सेंटेंस है, शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक, वह बोलने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस है बोलने में। बिफोर सच अ लार्ज ऑडियंस, इतनी बड़ी संख्या में जो सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं, दर्शक हैं। एंड डैश, तो यहाँ पे क्या होगा डैश की जगह पे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, हैड टू बी प्रॉम्प्टेड। मीन्स वो बहुत नर्वस थी बोलने में इतनी बड़ी संख्या में ऑडियंस के सामने, इसलिए उसको ये बताना पड़ा कि वो नर्वस है, इसलिए उसको बताना पड़ा। हैड टू बी प्रॉम्प्टेड का मतलब बताना पड़ा उस। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अपोजिट बताना है। वर्ड दे रखा है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है विस्तार करना, विस्तार करना यानी फैलाना। इसका अपोजिट बताना है, दैट कॉन्ट्रैक्ट या फिर श्रिंक, दोनों ही इसके हो सकते हैं। ऑप्शन जो दे रखा है नेट वगैरह पे मैंने रिसर्च किया है, जो राइट आंसर है वो आपका क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 2 है। कॉन्ट्रैक्ट इसका राइट आंसर दिया गया है, लेकिन श्रिंक का भी हो सकता है इसका आंसर। सो ये आप लोग समझ लेंगे अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर है, श्रिंक भी होता है।
सो अब हमारे पास दो और वर्ड बच गए हैं, इनकी भी मीनिंग मैं बताता हूँ। एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर लेना, अपहरण करना, अपहरण, अपहरण करना। थर्ड है एक्सपेंड, एक्सपेंड तो डायलेट का ही सिनोनिम हो जाएगा, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। सो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। डायलेट का मतलब विस्तार करना, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक भी होता है इसका आंसर, अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ईडियम दे रखा है, इसकी मीनिंग हमें बतानी है। ईडियम है हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस, इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको कुछ चुनना है और आपने चुना नहीं है, तो इस प्रकार से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, ईडियम है, ईडियम का मीनिंग हमें बताना है। ईडियम है हॉब्सन्स चॉइस, इसका मीनिंग होता है आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो विकल्प आपको दिया जा रहा है आपने उसको नहीं चुना है, इस स्थिति में आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो ऑप्शन चॉइस का जो बेस्ट मीनिंग होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिचुएशन ऑन विच यू हैव नो चॉइस बिकॉज इफ़ होगा यहाँ पे, बिकॉज इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज़ गिवन यू गेट नथिंग एट ऑल। मीन्स एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यदि आपने जो दिया हुआ ऑप्शन अगर आप उसको नहीं चुनते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब हुआ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, मार्जिनेलिया, इसका हमें बेस्ट मीनिंग बताना है। मार्जिनेलिया बना हुआ है मार्जिन से, मार्जिनेलिया का मीनिंग हुआ कोई ऐसी किताब या डॉक्यूमेंट जहाँ पे मार्जिन में कुछ नोट होता है, ये मार्जिन है, यहाँ पे अगर कुछ नोट हो उसे मार्जिनेलिया बोलते हैं। तो ऐसा जो सेंटेंस है वो है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है, नोट्स रिटन इन दी मार्जिन्स ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट यू हैव रीड। मीन्स आपने ऐसी बुक या डॉक्यूमेंट्स पढ़ी होगी जहाँ पे मार्जिन्स में नोट्स लिखे होते हैं, उन्हें मार्जिनेलिया बोला जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ एरर। एरर कहाँ किस पार्ट में हमें ये बताना है। सेंटेंस है रोजेज ग्रो with abundance against this old wall in this season। सो यहाँ पे पार्ट 2 में एरर है, पार्ट 2 में रोजेस ग्रो इन एबंडेंस होगा, यहाँ पे इन एबंडेंस अगेंस्ट दिस ओल्ड वॉल इन दिस सीजन। अब इसका मीनिंग हो जाएगा इस मौसम में इस पुरानी दीवार के सामने गुलाब बहुतायत में उगते हैं, बहुतायत में उगते हैं, इन एबंडेंस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज को इम्प्रूव करना है। सेंटेंस है राजू सीम टू बी लिविंग एट सम रिमूव फ्रॉम रियलिटी। यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है इसको हमें इम्प्रूव करना है। एट सम रिमूव नहीं होता है, एट वन रिमूव होगा, एट वन रिमूव। इस फ्रेज का मीनिंग होता है कोसों दूर होना, बहुत दूर होना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इस सेंटेंस का मीनिंग मैं बताता हूँ क्या होगा। राजू सीम टू बी लिविंग एट वन रिमूव फ्रॉम रियलिटी, मीनिंग राजू को देख के ऐसा लगता है मानो वह सच्चाई से कोसों दूर है या सच्चाई से कोसों दूर रह रहा है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एट वन रिमूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 24, यहाँ पे अपोजिट बताने हैं वर्ड्स के, देखते हैं। पहला वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मीनिंग होता है कुशल, एड्रॉइट का मीनिंग होता है कुशल। इसका अपोजिट क्या होगा, अकुशल। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ से जो सबसे बेस्ट होगा वो इसका हो जाएगा क्लम्सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाकी बी जो क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक होता है, ये सबको पता होगा। अवैकेंट का मतलब जागृत, इनऑडिबल का मतलब सुनाई ना देने वाला। तो इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यही ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जैक्ट अपोजिट नहीं दिया होता है, तो उसके जो नज़दीक हो, सबसे ज़्यादा जो नज़दीक हो, तो नज़दीक जो अपोजिट में सबसे ज़्यादा लग रहा है वो क्लम्सी ही लग रहा है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्लम्सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ वर्ड एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस इसका मतलब होता है आकस्मिक, यानी कि अचानक। डेफिडियंट वर्ड दे रखा है। डिफेंट का मतलब उपेक्षापूर्ण, उपेक्षापूर्ण, इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। प्लान्ड
ये इसका राइट आंसर है। प्लांट मतलब योजनाबद्ध। ओके, तो आकस्मिक मतलब अचानक, प्लांट मतलब योजनाबद्ध यानी एक योजना के तहत, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लांट। बाकी ऑप्शन देख ले रहे हैं। स्नोबिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्नोबिस। स्नोबिस का मतलब होता है असभ्य के समान, यानी जिसको कोई सभ्यता ना हो, तो स्नोबिश, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। रूथलेस मतलब क्रूर होता है, निर्दयी होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एडवेंटिशियस का अपोजिट होगा प्लांट। एडवेंटिशियस का मतलब आकस्मिक होता है, प्लांट का मतलब योजनाबद्ध। ओके, योजनाबद्ध, योजनाबद्ध। 13 कॉन्वेलेस्क। कॉन्वेलेस्क इसका मतलब होता है अच्छा हो जाना, अच्छा हो जाना। हमें अपोजिट बताना है। विजिबल, विजिबल का मतलब होता है जो दृश्यमान हो, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब नाजुक, भंगूर, कमज़ोर, जो जल्दी से टूट जाए, खराब हो जाए। फिर है डिटेरियोरेट मतलब बिगड़ना, दूषित होना। फोर्थ में है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ या फिर फैला हुआ। सो ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिटेरियोरेट, क्योंकि इसका मतलब होता है बिगड़ना, दूषित होना, और हमारे पास जो वर्ड था कैनवेलस, इसका मतलब होता है अच्छा हो जाना। तो ये यहाँ से स्पष्ट है, क्लियर है। 9 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एग्जेस्पिरेशन। एग्जेस्पिरेशन इसका मतलब होता है खीज या फिर गुस्सा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एग्नि। एग्नि का मतलब यंत्रणा या प्रताड़ना। ओके, बी कैपेबिलिटी मतलब योग्यता या फिर क्षमता भी बोल सकते हैं। सी ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है। प्लेजर का मतलब आनंद। ओके, सो यहाँ पे एग्जेस्पिरेशन का मतलब खीज या फिर गुस्सा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमें पता है प्लेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेजर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लेजर का मतलब आनंद और एग्जेस्पिरेशन का मतलब खीज या फिर गुस्सा, जो कि बेस्ट सुटेबल अपोजिट है 14 का। ओके, 15 नंबर पे फ्रेज दे रखा है या फिर ईडियम दे रखा है, बियॉन्ड द ब्लैक स्टम्प। बियॉन्ड द ब्लैक स्टम्प का मतलब होता है आबादी से दूर असभ्य लोगों की जगह। आबादी से दूर असभ्य लोगों की जगह। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सेटल्ड, मीन्स जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी लिमिट से बहुत दूर, एंड देयर फॉर अनसिविलाइज्ड लाइफ। जहाँ पे लोग जब दूर रह रहे हैं, जहाँ पे सेटल्ड लोग हैं उनसे दूर अगर रह रहे हैं, आबादी में नहीं रह रहे हैं, तो उनकी जो तौर तरीके होंगे वो अनसिविलाइज्ड होंगे। सो बेस्ट जो सूटेबल आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। 9 16 चिकन्स कम होम टू रूस्ट। इसको ऐसे समझते हैं कि ज़िंदगी में पुरानी कुछ बड़ी गलतियां होती हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। अगर हम पास्ट में कुछ बड़ी गलती कर जाएं जिनकी वजह से हमारा वर्तमान भी इफ़ेक्टेड हो, वर्तमान पे उसका बुरा असर पड़े, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस फ्रेज़ या फिर इडियम का प्रयोग किया जाता है, चिकन्स कम होम टू रूस्ट। सो द बेस्ट सुटेबल सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वंस पास्ट मिस्टेक्स, यानी किसी की पुरानी मिस्टेक्स या फिर रॉन्ग डूइंग्स विल इवेंचुअल, यानी हमेशा रहेंगी, बी द कॉज ऑफ प्रेजेंट ट्रबल्स, यानी वर्तमान की जो दिक्कतें हैं उनका वो कारण बनेंगी, पुरानी गलतियां या फिर पुराने कुकर्म। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये 16 का हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में है डिप वंस पेन इन गॉल। इसका मीनिंग होता है गलत शब्द लिखना, गलत बात लिखना किसी के बारे में। तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है राइट स्पाइटफुली, मीन्स दुर्भावना के साथ कुछ लिखना। ओके, डिप वंस पेन इन गॉल का मतलब दुर्भावना से कोई बात लिखना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ 18 जूडस किस। अ जूडस किस मीन्स अच्छे संबंधों की आड़ में किसी को धोखा देना, लाइक फ्रेंडशिप में धोखा दे देना। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट ऑफ बिट्रियल स्पेशली वन डिस्गाइज्ड एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंडशिप के जेस्चर में फ्रेंडशिप आप दिखा रहे हैं और उसमें डिस्गाइज्ड है यानी छिपे हुए हैं, एक्ट ऑफ बिट्रियल। ओके, मीन्स दोस्ती के नाम पे किसी को धोखा दे देना, आप ऐसे समझ लीजिए। अ जूडस किस का मतलब दोस्ती के नाम पे किसी को धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक्स है। सेंटेंस दे रखा है
साइना नेहवाल्स परफॉर्मेंस इज नॉट डैश हर टैलेंट। प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद। अब यहाँ पे अगर विद पुट करते हैं सेंटेंस हो जाएगा साइना नेहवाल्स परफॉर्मेंस इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद हर टैलेंट। इसका मीनिंग साइना नेहवाल का जो प्रदर्शन है वो उसके प्रतिभा के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है, नित्य नहीं है, लगातार नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ एट प्रेजेंट इन्फेस्टेड डैश प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो करेक्ट आपका प्रपोजिशन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी विद। इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ एट प्रेजेंट इन्फेस्टेड विद प्रॉब्लम्स। इन्फेस्टेड के साथ में विद लगेगा, इन्फेस्टेड विद प्रॉब्लम्स। अब इसकी मीनिंग बनेगी कि भारत की इकॉनमी वर्तमान में समस्याओं से ग्रस्त है। इन्फेस्टेड विद प्रॉब्लम का मतलब समस्याओं से ग्रस्त है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ही शुड नॉट बी कोविटस डैश अदर्स रिचेस। कोविटस एक मुश्किल वर्ड है। इस कोविटस का मीनिंग होता है लालची। कोविटस डैश अदर्स रिचेस, कोविटस के बाद में ऑफ का यूज़ होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। सेंटेंस हो जाएगा ही शुड नॉट बी कोविटस ऑफ अदर्स रिचेस, मीन्स उनको लालची नहीं होना चाहिए दूसरों की अमीरी को देख के। ओके, या दूसरों की अमीरी से उनको लालच नहीं होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सतीश एरर्स मे बी अस्क्राइब्ड डैश हिज केयरलेसनेस। ओके, अस्क्राइब्ड के साथ में हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू। अब यहाँ पे सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसे हो जाएगा सतीश एरर्स मे बी अस्क्राइब टू हिज केयरलेसनेस, मीन्स सतीश की गलतियों का जिम्मेदार उसकी लापरवाही को ठहराया जा सकता है। ओके, अस्क्राइब का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड दे रखा है कॉन्टेजियन। कॉन्टेजियन इसका मतलब होता है छूत, होता नहीं छूत लग गया बोलते थे पुराने ज़माने में, तो ये वो वाला है छूत। ओके, इसका सिनोनिम बताना है। तो इन्फेक्शन का मीनिंग हम सभी जानते हैं, संक्रमण होता है। तो नेक्स्ट है आपका कंटेनर। कंटेनर मतलब जिसमें कुछ भरा हुआ हो। कैपेसिटी का मतलब क्षमता। इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता। तो क्लियर है कि यहाँ का राइट जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्स्पेक्टस। कॉन्स्पेक्टस इसका मतलब होता है खुलासा, खुलासा। ओके, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सस्पेंस इसका अपोजिट हो जाएगा। सस्पेंस का मतलब छिपा हुआ, कोई छिपी हुई बात, रहस्य। समरी का मतलब होता है सारांश, किसी बड़ी बात को अगर छोटे में कहना हो। बड़ी बड़ी जो स्टोरीज़ वगैरह नॉवेल हैं उनके बारे में अगर एक पेज में या आधे पेज में अगर वो पूरा उसका निचोड़ बताना हो दैट इज़ समरी। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। केयरलेसनेस का मतलब बेरहमी। तो जो खुलासा से मिलता जुलता वर्ड है दैट इज़ सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लैरिटी यानी स्पष्टता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्लैरिटी हो जाएगा। बाकी जो ये आंसर दे रखे हैं जो ऑप्शंस हैं वो इसके सिनोनिम नहीं है। नाउ 25, ग्रोटो। ग्रोटो का मतलब होता है कुटी। वो होता नहीं पहले ऋषि मुनि कुटी बना के रहते थे, तो ये वही वाला कुटी है। ऑप्शन है आपके पास ग्रोटेस्क, इसका मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज, ये नहीं हो सकता है। देन अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब विरोधी, ये भी नहीं होगा। केव, केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब गुफा, ये हो सकता है। यस, बिल्कुल यही होगा क्योंकि क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना या समालोचना। तो जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा। केव का मतलब होता है गुफा, ये इसका राइट आंसर है, ग्रोटो का सिनोनिम है। नॉट 26, दैट इज इंसूसिएंट। इंसूसिएंट इसका मीनिंग होता है मस्त या फिर चिंता मुक्त, एकदम बिंदास रहने वाला। ओके, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस में है इररेवरेंट, इसका मतलब अपमानजनक होता है। बी ऑप्शन में इररेलेवेंट है, अप्रासंगिक। ऑप्शन नंबर सी में इम्पेशेंस है, इम्पेशेंट का मतलब अधीर, बेताब, यानी जिसको धैर्य ना हो। चौथे नंबर पे है इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर डी में है इनडिफरेंट, इसका मीन्स होता है उदासीन, मीन्स जिसको सुख और दुख से कोई फर्क ना पड़े, जो न्यूट्रल हो। ओके, तो इसका जो बेस्ट सुटेबल सिनोनिम है ये यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनडिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट सिनोनिम ऑफ इंसूसिएंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे हमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ये जैसे 27 में है, अप का यूज़ हमें एडवर्ब के तरीके से पता करना है किस सेंटेंस में हुआ है। इनमें से किस सेंटेंस में अप का यूज़ एडवर्ब के तरीके से हुआ है। ओके, एडवर्ब का हमें पता है कि एडवर्ब जो होता है
वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, या फिर किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ओके, ये एडवर्ब की डेफिनेशन हमने पार्टिसिपल स्पीच में पढ़ी हुई है। ओके, सो देखते हैं कहाँ पे अप का यूज़ एडवर्ब के तरीके से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है लेट्स गो अप द हिल। लेट्स गो अप द हिल, ये गो एक वर्ब है, वर्ब के बाद में अप है, गो को मॉडिफाई कर रहा है अप, तो यानी ये वाला आंसर सही लग रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स गो अप द हिल यानी चलो पहाड़ के ऊपर चलते हैं, पहाड़ पे चलते हैं। नाउ 28, वेल का यूज़ एडवर्ब के तरीके से किस ऑप्शन में किया गया है? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेल का यूज़ एडवर्ब के जैसे किया गया है। बिगन एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड, तो ये एडवर्ब है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्टिल का यूज़ नाउन के जैसे किया गया है, किस सेंटेंस में ये हमें बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी, सीताज सॉब्स कुड बी हियर्ड, सुनी जा सकती हैं इन दी स्टिल ऑफ नाइट, यानी रात के शांत वातावरण में। स्टिल का मतलब शांतपना, यहाँ पे स्टिल का मीन्स शांति से हो जाएगा। सो सीता की सॉब सिसकियाँ जो हैं वो रात में भी, रात के शांत वातावरण में भी सुनी जा सकती हैं। तो स्टिल यहाँ पे एक नाउन के तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऑल एज नाउन, ऑल का यूज़ नाउन के जैसे किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल स्पोक इन हर फेवर। ऑल यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, यानी सभी उसके फेवर में बोले थे, उसके फेवर में सभी लोग खड़े थे, या उसके फेवर में ही सभी लोगों ने बात की थी। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी।